गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस क्लास में। और जैसा कि हम लोगों ने पहले सूचित किया था कि बजट के बारे में हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कि बजट होता क्या है, बजट की जानकारी क्या है, बजट का पेश करने का उद्देश्य क्या होता है, तो वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात कि वर्ष 2022-23 के दौरान जो बजट कल पेश हुआ है, माननीय वित्तीय मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे कि बजट पे किस विभाग को कितने रुपए की राशि जो है वो जिसके लिए मुहैया कराई गई है, वो विषय भी आपको जानने को मिलेगा। पहले हम लोग जानते हैं कि बजट आखिर होता क्या है, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है और बजट का यूज हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बजट आखिर है क्या। नॉर्मल भाषा में समझिए कि बजट है क्या। तो यहाँ पर मैंने एक बोर्ड पे नॉर्मल शॉर्ट सा आंसर लिखा हुआ है कि बजट भविष्य के लिए की गई वह योजना है जो पूरे साल की राजस्व व अन्य आय तथा खर्चों का अनुमान लगाकर बनाई जाती है, जिसमें वित्तीय मंत्री के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए कई योजनाएं बनाकर जनता के सामने हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत की जाती है। मतलब क्या है कि इसको आम भाषा में समझिए कि बजट का उद्देश्य क्या है। तो बजट का उद्देश्य है, बजट का मतलब है कि भविष्य में या फिर वर्तमान परिवेश के बाद हम या हमारा देश ग्रो कैसे करेगा, हम कौन कौन से टॉपिक को सामने लाएंगे जिससे हमारे देश का विकास होगा, जिससे हमारे देश में रोजगार की संख्या बढ़ेगी, जिससे हमारे देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म में इंक्रीजमेंट होगी, जिससे हमारे यहाँ शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में बढ़ोतरी होगी। उसका तमाम लेखा जोखा जो होता है, जिसकी वित्तीय जानकारी जो होती है कि किस में कितना खर्च होगा, किस में कितना इनकम होगा, किस में कितना खर्च करना कंपलसरी हो जाएगा, इन तमाम लेखा जोखाओं की जो जानकारी है वो बजट के अनुसार या बजट के द्वारा हमें पढ़ने को या जानने को मिलती है। बजट जो पेश करने की बात है या बजट की जो जानकारी होती है वह किसी भी देश का फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और वित्त मंत्रालय क्या करता है, वित्त मंत्री क्या करती हैं या जो भी वित्त मंत्री होते हैं उनके काम क्या होता है कि वो आगामी वर्ष जो है, जो आने वाला वर्ष है, उस वर्ष में हमारी कौन सी योजनाएं धरातल पे कार्यरत रहेंगी जिससे हमारे देश का स्वर्णिम विकास होगा, हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन जो है, हमारे देश की इकोनॉमिकल जो पोजीशन है, एजुकेशनल पॉलिसी जो है वो कैसे ग्रो करेगी, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के बाद क्या होता है कि हर वित्तीय वर्ष के दौरान प्रस्तुत की जाती है कि वो योजनाएं जो सरकार के द्वारा आम जनता के लिए प्रस्तुत की जाती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सी योजनाएं सरकार ने किस वर्ष या फिर कौन सी योजनाओं के लिए सरकार ने कितने राशि का मुहैया करवाया हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया था आज के पहले, हमारे यूट्यूब पे वो वीडियो अवेलेबल है कि सरकार की योजनाएं कौन कौन सी है। तो उन योजनाओं में कहीं ना कहीं बजट का भी जिक्र होता है कि कौन सी योजनाओं के लिए कितने बजट का भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट या वित्त मंत्रालय की ओर से किया जाता है। अब क्या है कि बजट कोई आम भाषा में समझिए कि तथाकथित चीज नहीं है जिसको हम लोगों ने नॉर्मल चीज में समझ लिया कि नहीं बजट ऐसे मुंह से कहने से हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि बजट संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 112 के अनुसार, यानी कि बजट का विवरण जो है वह भारतीय संविधान में शामिल है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार राष्ट्रपति जो होते हैं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान यानी फाइनेंशियल ईयर के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का काम होता है
कि दोनों सदन का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा। लोक सदन जो होता है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, महामहिम जो भारत के पहले नागरिक होते हैं या किसी भी देश के नागरिक जो होते हैं पहले, उनके द्वारा वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है, आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो रखवाया जाता है। उसमें होता क्या है कि सरकार के व्यय का विवरण होता है, जिसमें यह प्रस्तुत किया जाता है कि फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें हम लोगों ने कितना खर्च किया, कितने रुपए राशि जो आवंटित की गई थी उसमें से कितने खर्च किए गए, कितने राशि को रखा गया है और कौन सी राशि कितनी राशि जो है कौन सी योजनाओं में कितनी खर्च की गई है, पहला चीज़ है। अब क्या है कि हम लोग बात करते हैं भारत की। हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में एक जीके का भी क्वेश्चन समझ सकते हैं आप कि समझिए कि बजट तो हर साल पेश होता है और जो वित्त मंत्रालय विभाग के वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा बजट पेश किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहला बजट कब और किसने पेश किया था? ये सवाल है कि भारत में सबसे पहला बजट, अब यहाँ इस सवाल में इस चीज का जिक्र नहीं है कि स्वतंत्र भारत में या गुलाम भारत में, यहाँ है कि भारत में सबसे पहला बजट कब पेश किया गया था। तो इसका जवाब होगा कि भारत में सबसे पहला बजट जो था वो कब और किसने पेश किया था। तो भारत में सबसे पहला जो बजट था वह 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को किया गया था। स्कॉटलैंड के मशहूर अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ जेम्स विल्सन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्रस्तुत किया गया था। यह है भारत में सबसे पहले। अब है कि स्वतंत्र भारत में पहला बजट था। स्वतंत्र भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था। सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया था? तो सबसे ज़्यादा बजट पेश मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। मोरारजी देसाई द्वारा 10 बार, यानी कि सबसे अधिक बार बजट जो पेश किया गया था वह मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। उसके बाद 6 बार। यह है बजट का एक आंकड़ा कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया था। तो अब हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया था। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया था। उनके अलावा पी चिदम्बरम द्वारा 9 बार, प्रणब मुखर्जी द्वारा 8 बार, यशवंत सिन्हा के द्वारा 8 बार और माननीय मनमोहन सिंह द्वारा 6 बार बजट पेश किया गया है। और आपको बता दें कि वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा ये निर्मला सीतारमण जी द्वारा 4 बार
बजट पेश किया गया है। और वर्तमान में जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा 4 बार बजट पेश किया गया है। तो एक बार देख लीजिएगा, मैं पुनः दोहरा दूं, सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया था? तो मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था 10 बार, पी चिदम्बरम द्वारा 9 बार, प्रणब मुखर्जी द्वारा 8 बार, यशवंत सिन्हा द्वारा 8 बार, मनमोहन सिंह द्वारा 6 बार और वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 4 बार बजट पेश किया गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं। और भारत सरकार के वित्तीय मंत्रालय द्वारा कल जो बजट पेश किया गया है, 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया है, तो वर्तमान में कौन कौन से सदस्य जो वित्त मंत्रालय में हैं जिनके द्वारा कल 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में जिनकी अहम योगदान, अहम भूमिका रही है, वो भारत के कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं या कौन कौन से ऐसे प्रतिनिधि हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनकी मदद से कल का बजट या यूँ कहें कि बजट 2022-23 को पेश किया गया है। तो सबसे पहले कि भारत के, मैं वित्तीय विभाग की बात करूँ तो भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री जो हैं वो हैं निर्मला सीतारमण जी है। निर्मला सीतारमण जी द्वारा वित्त मंत्रालय के पहले रक्षा मंत्रालय, उसके पहले वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेवारी निर्मला सीतारमण जी को दी गई थी। तो वित्त मंत्री, भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री वो निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त सचिव जो हैं, सेक्रेटरी जो हैं, फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो हैं वो हैं टीबी सोमनाथन। राजस्व सचिव जो हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं वो है तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के जो सचिव हैं वो हैं अजय सेठ। वित्तीय सेवा सचिव जो हैं वह है देवाशीष पंडा और सचिव विनिवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग जो है वह है तुहिन कांत पांडे। ये वर्तमान में भारत सरकार के वैसे लोग हैं जिनके द्वारा वित्तीय विभाग जो है वो चलाई जा रही है। यानी यूँ कहें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वित्त सचिव टीबी सोमनाथन, राजस्व सचिव तरुण बजाज, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पंडा, सचिव विनिवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग तुहिन कांत पांडे। अब आगे बताते हैं आपको कि बजट जो पेश होता है या बजट पेश होने में जो राशि खर्च की जाती है वो राशि आती कहाँ से है और उस राशि को खर्च कैसे किया जाता है। तो जो हम बजट हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है वो राशि आता कहाँ से है। चलिए अब बताते हैं आपको कि बजट का पैसा आता कहाँ से है और बजट का पैसा जाता कहाँ है, या फिर यूँ समझिए कि बजट का पैसा आएगा कहाँ से और बजट का पैसा जाएगा कहाँ। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे मैंने 1 रुपये की बात की, मान लीजिए कि 1 रुपये की मैंने बात की। 1 रुपया को ही दर्शाते हैं, थोड़े समय के लिए समझिएगा कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और हम नॉर्मल समझने के लिए इसका यूज कर सकते हैं कि 100 पैसे के अगर आकलन किया जाए, कैलकुलेशन किया जाए तो आखिर 100 पैसे आएंगे कहाँ से। तो अगर 1 रुपये की बात की जा रही है तो हम उस हिसाब से समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 करोड़ की बात होगी तो उस हिसाब से सेट कर लेंगे, 1 अरब की बात होगी तो उस हिसाब से सेट कर लेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1 रुपये पे समझा रहे हैं। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अब समझ सकते हैं कि 100 पैसा को अगर नॉर्मल समझा जाए आम भाषा में कि 100 पैसे आएंगे कहाँ से, तो सबसे पहला कि आता कहाँ से है, यानी गवर्नमेंट के पास जो फाइनेंस जो है वो मिलता कहाँ से है, गवर्नमेंट के पास राशि आती कहाँ से है। तो उसमें है कि 3 रुपया, मतलब 100 रुपया के हिसाब से समझिएगा, 100 पैसे के हिसाब से समझिएगा, 100 पैसे के हिसाब से समझिएगा कि 3 पैसा सीमा शुल्क से आता है। तो अगर 100 पैसे की बात की जाए तो 3 पैसा जो है वो सीमा शुल्क से आता है, 5 पैसा जो है वो गैर ऋण पूंजी वाले लोगों से आता है, 36 पैसा जो है उधार एवं अन्य देयताओं से आता है, जैसे कि इसके पास उधार है या फिर लोन है, इस टाइप के कुछ लोगों से। 15 पैसा जो है वस्तु एवं सेवा कर से, जिससे हम लोग
गुड्स सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, जीएसटी के द्वारा आता है। 14 पैसा जो है आयकर से आता है, 6 पैसा जो है गैर कर राजस्व से आता है, 8 पैसा जो है वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है और 13 पैसा जो है वह कॉरपोरेशन टैक्स से आता है। अब समझिएगा कि इसको जोड़िएगा, ये हो जाएगा 100 पैसा। ये हो गया वो लेखा जोखा कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ से है। अब ये बात करते हैं कि पैसा जो आया वो पैसा जाएगा कहाँ। तो हमारे पास एक पीछे एक और लेखा जोखा है, जाएगा कहाँ, जिसमें जो 100 पैसा यहाँ हमारे पास आया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 100 पैसे आ गए यहाँ पे, माने 1 रुपया, अगर हम यहाँ इसको 1 करोड़ कह सकते हैं, 100 करोड़ कहिए, 500 करोड़ कहिए, कोई इशू नहीं है। हम 1 रुपये के भाषा में इसको समझ रहे हैं कि अगर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 पैसे आते कहाँ से हैं। अब वो 100 पैसे जाएंगे कहाँ, उसको समझिएगा। 5 पैसे पेंशन पे चला जाता है। अब देखिएगा एक चीज़ समझिएगा, कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत तर्क होते रहती है। अगर बहुत से किताब, बहुत सी जानकारियों को आप पढ़िएगा तो कहीं पे 4% भी पेंशन में दे दिया है, अतिरिक्त में 1% बढ़ा दिया है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 5 पैसा जो है वो पेंशन पे चला जाता है, 8 पैसा जो है वो रक्षा बल पे, यानी कि भारत के जितने भी सैन्य प्रहरी हैं जो भारत की रक्षा के लिए कार्यरत हैं उनके पेमेंट के लिए जाता है। 8 पैसे जो है वो सब्सिडी के लिए निकल जाते हैं। 9 पैसा केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर, जैसे कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चल रही थी, मैंने पहले वीडियो में बताया भी था आप लोग को, उन योजनाओं के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 9 पैसे खर्च किए जा रहे हैं। 10 पैसे जो है वो अन्य व्यय पर, 20 पैसे ब्याज भुगतान पर, 16 पैसे कर एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, 14 पैसा जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर और 10 पैसे जो है वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण पर, जैसे आपदा प्रबंधन या ऐसे ऐसे जो बहुत से विभाग है। मतलब कि 100 पैसे पे मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया कि अगर 100 पैसे भारत सरकार के पास आ रहे हैं या 100 रुपये आ रहे हैं तो 100 रुपये में यहाँ पे हिस्सेदारी जो है वो कितने रुपए की है कि किस विभाग से 100 रुपया यहाँ आते रहेगा, कौन कौन सा 100 रुपया यहाँ पर इनकम होगा। और फिर ये तय होगा कि 100 रुपये में कौन से डिपार्टमेंट को कितना रुपया दिया जाएगा, यानी कि 100 रुपया जो इनकम हुआ वो 100 रुपया खर्च कहाँ करना है। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अगर 1000 रुपया इनकम हो रहा है तो 1000 रुपये को खर्च कहाँ करना है। तो मैंने 1 रुपये के बारे में समझाया। अब क्या है कि जो बजट कल पेश हुआ है, जो वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो 2022 और 23 का बजट पेश किया गया है, वह क्या है, उसमें किन लोगों को फायदा हुआ है, कौन से सेक्टर के लिए कितने रुपए की राशि का आवंटन किया गया है, कितने रुपए कौन से विभाग को प्रदान किए गए हैं, इसके लिए हमारे चैनल पे आपको इसी वीडियो में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। और उम्मीद करूंगा कि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक करें। तो अभी आपने देखा कि बजट क्या होता है, बजट कौन पेश करता है, फिलहाल हमारे वित्त मंत्री कौन है, इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ आपने अभी देखी। आपको बजट के बारे में पूरा नॉलेज हो गया होगा। अब इसमें हम लोग समझेंगे बजट 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो बजट लाई है सरकार, वो बजट आखिर कैसा है, वो बजट किसके लिए अच्छा और किसके लिए ख़राब है, किन लोगों को इस बजट में फ़ायदा हुआ है, क्या आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ था। तो शुरुआत करते हैं हम बजट को समझना, और बहुत ही आसान भाषा में मैं कोशिश करूंगा इस बजट को आपको समझाने का। सबसे पहले जो बजट कल पेश हुआ है वो बजट था लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का। 40 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट था जो सरकार ने कल पेश किया है, जिसको हम मोटा मोटी 2 भाग में बांटते हैं। एक कैटेगरी हो गया आपका स्कीम एक्सपेंडिचर, आपका जो अलग अलग सरकार का स्कीम है, सब्सिडीज़ है, आउटलेज अलग अलग हैं, उन पे लगभग 16.24 करोड़ खर्च किए गए, जो कि टोटल बजट का होता है लगभग 41%। और दूसरा डिपार्टमेंट हो गया सैलरीज हो गए, इंटरेस्ट हो गया,
स्टेट को ग्रांट्स दिए जाते हैं वो सब हो गए, उस पर खर्च किए जा रहे हैं 23.21 लाख करोड़। मतलब कि ये हो जाता है लगभग 59%। ये ओवरऑल बजट हो गया। अब किस डिपार्टमेंट को कितना मिला इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आपको इस साल का जो बजट है वो है 3,51,851 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले साल के तुलना में अधिक है। पिछले साल का बजट था 2,33,083 करोड़ रुपया, इसलिए इस साल सरकार इसमें बढ़ोतरी की है बजट में, और अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे 76,549 करोड़ रुपए। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितना मिला। एक बजट जो ये पेश किया गया है, ये माननीय हमारे वित्त मंत्री का कहना है कि ये बजट को अगले 4-5 सालों के को मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट भविष्य को देख करके पेश किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बात करते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 1,48,301 करोड़ था, जो इस साल बढ़कर 1,51,521 करोड़ रुपए हो गए हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट में बात करें, पिछले साल ये बजट था 93,224 करोड़ रुपए का, और इस साल ये बजट बढ़ के हो गया है 1,04,278 करोड़ का। यहाँ पे भी बजट में बढ़ोतरी हुई है। आगे हम और भी डिपार्टमेंट की बात करेंगे आपसे। देखिए, जैसे कि अब है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट था 74,602 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, जो कि बढ़कर हो गया है 86,606 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, और ये लगभग 16% की वृद्धि हुई है। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे 1,94,633 करोड़ पिछले साल का था, और इस साल ये बढ़कर हो गया है 2,06,293 करोड़ रुपए। यहाँ भी 6% की इंक्रीमेंट हुई है। फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करते हैं, ये किसानों से रिलेटेड मुद्दा है। 79,530 करोड़ थे ये पिछले साल, और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए बढ़कर हो गए हैं 1,05,02,22 करोड़। यहाँ पे बहुत ही अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। 32% का इंक्रीजमेंट सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी में किया है। फूड सब्सिडी की बात करते हैं, यहाँ पे 2,42,836 करोड़ पिछले साल था, और घट करके ये हो गया है इस साल 2,06,831 करोड़। यहाँ पे हल्का सा गिरावट आया है बजट में, जो कि ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ये था अलग अलग डिपार्टमेंट में मोटा मोटी हमने समझने की कोशिश की कि किस डिपार्टमेंट को क्या मिला। अब एक टर्म बजट के बाद बड़ा चर्चा में रहा कि सरकार ने कहा हमने फिजिकल डेफिसिट में सुधार किया है। ये फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट को हम आसान भाषा में समझने का कोशिश करें तो फिजिकल डेफिसिट सरकार ने क्या कमाया और क्या खर्चा किया, ओवरऑल सरकार के पास क्या बचा, उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे देखने को क्या मिला कि जो फर्स्ट लॉकडाउन था, जो हम लोग कोविड के लॉकडाउन में थे और पूरा महामारी फैली हुई थी, उस साल ये फिजिकल डेफिसिट रेट बढ़कर 9.3% तक पहुंच गया था, जो कि पिछले साल में घटा है, और घट करके ये आपका हुआ है 6.5%। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये घटा है, और इस साल सरकार टारगेट कर रही है कि फिजिकल डेफिसिट 5% तक आए, जो कि एक अच्छा फिजिकल डेफिसिट माना जाएगा। अब फिजिकल डेफिसिट के इस बात को जब हमने समझा तो ये समझ में आता है कि हमारी जो सरकार है, इस सरकार को पैसा कमाने आता है। सरकार ने पैसे कमाए भी हैं,
लेकिन इस पैसे को खर्चा भी थोड़ा सा सरकार को करना चाहिए था, जहाँ पे सरकार शायद थोड़ी सी चूक गई है। क्योंकि जो आम आदमी होता है, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बजट से उम्मीद रखते हैं कि बजट के बाद तत्काल कुछ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलरी क्लास जो लोग हैं, सैलरी क्लास को क्या मिला इस बजट में। वो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि टैक्स में रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैलरी क्लास लोगों के लिए पूरा ही डिसअपॉइंटेड रहा ये बजट। टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। एक बड़ी ही मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, इस बजट में गरीबों को भी मिला। गरीबों को क्या मिला? एमएसपी के रूप में डायरेक्ट सब्सिडी मिली। अमीरों को भी मिला। अमीर को क्या मिला? बहुत सारे रिबेट अमीरों को भी मिले। अब बच गए कौन? हम मिडिल क्लास लोग। मिडिल क्लास को भी मिला। मिडिल क्लास को क्या मिला है? टीवी मिला है। आपको मिला है टीवी का डिबेट। आप जाइए टीवी पर बैठिए और दिन भर विश्लेषण हो रहा है बजट का, वहाँ पे जाइए और टीवी के बजट को देखिए और खुश रहिए। मिडिल क्लास लोगों के लिए बस इतना ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक गुड न्यूज़ है। बात करें हम उन लोगों के लिए जो कि डिजिटल एसेट होल्डर हैं। डिजिटल एसेट होल्डर मतलब कि एक टर्म आपने सुना होगा, अभी बड़ा ही चर्चा में रहा, या फिर जो डिजिटल एसेट इन्वेस्टर हैं उनको पता होगा। क्रिप्टो करेंसी है, अलग अलग करेंसीज जो हैं, बिटकॉइन है, डोजकॉइन है, इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं आप, तो आपके लिए गुड न्यूज़ कहिए, बैड न्यूज़ कहिए, गुड न्यूज़ ही समझिए इसको। सरकार इस पे 30% की टैक्स लगा रही है। अब भाई ये 30% का टैक्स गुड न्यूज़ कैसे है? 30% का टैक्स गुड न्यूज़ इसलिए है कि ये सरकार के नज़र में आया डिजिटल एसेट। सरकार इस पर टैक्स ले रही है, यानी कि ये लीगल है। सरकार इलीगल चीज़ पे तो टैक्स लेगी नहीं। या तो सरकार ये बोले कि हम इलीगल पे आपसे 30% टैक्स ले रहे हैं, और नहीं तो सरकार ये कहना चाह रही है कि डिजिटल एसेट अब लीगल हो गया है। तो अगर आप डिजिटल एसेट इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि ये सरकार के नज़र में आया और अब इस पे सरकार ध्यान दे रही है। भारत का भी डिजिटल एसेट लॉन्च होने वाला है, इस पे भी चर्चा हो रही है। अब आगे हम बात करते हैं, एक जो मुद्दा रहा जिस पे लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इस पे सरकार का नज़र जाना चाहिए, जहाँ पे नहीं गया। महंगाई के मुद्दे पे कोई रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा मिली नहीं, क्योंकि हमने, आप सब लोग जैसे कि देख रहे हैं कि हम 2017 जुलाई की अगर बात करें तो उस समय पेट्रोल हुआ करता था लगभग 63 रुपये कुछ पैसे, डीजल हुआ करता था 53 रुपये कुछ पैसे, और अभी दोनों 100 के पार हैं। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ हर घर में जो यूज होता है, मस्टर्ड ऑयल, ये 2017 जुलाई में 75 रुपये के आसपास हुआ करता था। आज 150 से 200 रुपये पर लीटर ये गया है। तो महिलाएं जो होती हैं वो बजट पे ख़ास तौर से इसलिए देखती हैं बजट की हमारे लिए इस बजट में क्या है, तो वैसा कुछ इस बजट में देखने को नहीं मिला है। एक डिपार्टमेंट जहाँ पे एक भारत के आम नागरिक होने के नाते भारत सरकार के लिए ये सलाह है, भारत सरकार को जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है यहाँ पे थोड़ी सी, अब आप उसको समझ लीजिए, इंसेंटिव देना चाहिए या फिर जो टैक्स है उसमें रिलीफ देना चाहिए, ताकि भारत के लोग अपने भारतीय बाज़ार में इन्वेस्ट करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि भारत के लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा भारत में रहेगा, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि भारतीय बाज़ार में एक बड़ा हिस्सा ओन करते हैं, उसमें भी कमी आएगी। लॉन्ग टर्म गेन का जो टैक्स है वो 10% का होता है। भारत सरकार को इस पे कुछ कम करना चाहिए। ये अगर कम होता है तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ेगा, अधिक से अधिक लोग इन्वेस्ट करेंगे। फॉरेन कैपिटल जो होते हैं वो देखते हैं कि भारतीय बाज़ार में फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने शेयर खरीद लिया, शेयर बढ़ गया, फॉरेन कैपिटल ने अपना एसेट बेच दिया, भारतीय बाज़ार गिर जाते हैं। तो
जब भारत के लोग इसमें अधिक से अधिक इन्वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत कम है अभी, तो इसमें भारतीय बाजार को बहुत फायदा होगा और मार्केट कैपिटल भारत का इससे काफ़ी इंक्रीज होगा। एक और डिपार्टमेंट जहाँ पे बजट से उम्मीद थी लेकिन यहाँ पे भी कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला, स्टाम्प ड्यूटी में। स्टाम्प ड्यूटी की हम बात करें तो स्टाम्प ड्यूटी भी घटना चाहिए था, जहाँ की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला। 7% का स्टाम्प ड्यूटी होता है, जो कि अभी भी 7% बरकरार है। स्टाम्प ड्यूटी घटाने से क्या होता है, इस पर भी अगर आप छोटे से शॉर्ट में समझना चाहें, स्टाम्प ड्यूटी घटाने से अधिक लोग घर खरीदते, घर खरीदने से भी एक रोजगार का सृजन होता है, रियल एस्टेट को ग्रोथ मिलेगा, रियल एस्टेट के ग्रोथ मिलने से सीमेंट सेक्टर, पाइप सेक्टर, मेटल सेक्टर, हर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलता है और रोजगार बढ़ते हैं। अब चूंकि हम दोनों तरह से बात कर रहे हैं, सरकार ने कहाँ अच्छा किया कहाँ खराब किया, तो स्टार्टअप के लिए सरकार का बहुत ही अच्छा प्लान है, इस पे सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। स्टार्टअप पे सरकार कह रही है कि आपको हम टैक्स हॉलीडे देंगे। टैक्स हॉलीडे क्या है, आसान भाषा में समझिए। आप अगर एक स्टार्टअप हैं, आपने नई बिजनेस शुरू की है, तो आपको 3 साल तक सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। आप 3 साल कमाइए, अपने बिजनेस में लगाइए, अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दीजिए। इस बजट में ये एक बहुत ही बेहतरीन काम सरकार के द्वारा किया गया है। आपको 3 साल तक सरकार को कोई टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं एमएसएमई सेक्टर की। एमएसएमई सेक्टर जो कि बहुत ही फोकस में रहता है, छोटे व्यापारियों को क्या मिला। छोटे व्यापारियों के लिए भी सरकार के पास बहुत ही बेहतरीन प्लान इस बजट में आया और 2 लाख करोड़ रुपए की अलॉटमेंट हुई है एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो कि कोलेटरल फ्री लोन एमएसएमई सेक्टर में मिलेगा। कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है कि आपको लोन के अगेंस्ट कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, जैसे कि आपका घर, आपका ज़मीन, आपका कोई भी ऐसा एसेट जो आपके पास है वो आपको गिरवी नहीं रखना है। ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई कोलेटरल नहीं होता है, उनको लोन नहीं मिलती है, उनके लिए है कि सरकार कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड कर रही है। हाँ, इसमें थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लोन आसानी से मिल पाए स्टार्टअप को, तो ये और बेहतर हो पाएगा। लेकिन यहाँ भी सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। 2 लाख करोड़ का अलॉटमेंट एमएसएमई सेक्टर में कोलेटरल फ्री लोन के लिए हुआ है। एक और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सरकार लॉन्च कर रही है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पे काम किया जाएगा इस फाइनेंशियल सेक्टर में। अब ये 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट क्या है, आसान भाषा में इसको हम आपको समझाते हैं। एक शहर में किसी एक चीज का बिजनेस, किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड सामान ही, जैसे आप किसी एक सिटी में गए, वहाँ पे केवल कपड़ा का बिजनेस हो रहा है, कहीं एक सिटी में गए वहाँ केवल टाइल्स का बिजनेस है, कहीं खिलौने का बिजनेस हो रहा है। मतलब शहर वाइज सरकार इसको बांट देगी। जैसे हम चाइना में बात करते हैं, 100 से अधिक अलग अलग शहर हैं, जहाँ पे कपड़ों का अलग शहर, खिलौनों का अलग शहर, टाइल्स मार्बल का अलग शहर, इसके लिए पूरा डाइवर्सिफाइड है। तो इस पे सरकार काम करने जा रही है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पे बहुत ही फोकस रहने वाला है। और ओवरऑल बात करें ना, तो बजट देखा जाए तो काफ़ी करेजियस रहा, क्योंकि किसी भी चुनाव से अलग अलग 4-5 राज्यों में चुनाव होने हैं, यूपी में बहुत करीब चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, लेकिन चुनाव से इन्फ्लुएंस ये बजट नहीं दिखा। तो इस पे सरकार की ज़रूर तारीफ की जानी चाहिए। जहां सरकार ने खराब किया है हम खराब भी कहेंगे, और जहां सरकार अच्छा कर रही है वहां अच्छा कहना हमारा फर्ज है। दूसरा, हेल्थ डिपार्टमेंट में सरकार को और बेहतर करना चाहिए था, जहां सरकार थोड़ी सी पीछे रही है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है भारत में अभी भी बहुत ही एक गंभीर मुद्दा है। लगभग 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर आज भारत में है। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक एम्स खोले, अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज खुले, ज़्यादा डॉक्टर बने, ताकि
ये डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है इसमें थोड़ी सी सुधार आए। आगे बात करते हैं, सरकार ने 3000 करोड़ रुपए अभी तक खर्च किए हैं स्किलिंग यूथ पे। यहाँ पे 3000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं ये कितने कारगर हो रहे हैं इस पे सरकार को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो भारत में 2% ही केवल स्किल्ड लेबर होते हैं, जबकि हम अदर कंट्रीज़ की बात करें, चाइना, सिंगापुर, यूके, यूएस, यहाँ पे 30% से अधिक जो लेबर क्लास लोग होते हैं वो स्किलफुल होते हैं। तो स्किलिंग इंडिया में सरकार काम कर रही है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सरकार करने जा रही है, जहां पे रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स, वाटरवे, लॉजिस्टिक्स, अलग अलग हर डिपार्टमेंट में काम होने जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। मतलब कि हाईवेज बनेंगे तो इसमें रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी खुलती हैं, जैसे कि इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, कारपेंटर की बहाली होगी, इलेक्ट्रिशियन की बहाली होगी, लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो काफ़ी सारे यहाँ पे रोज़गार की भी सृजन होने वाली हैं। और पहले से जो सेक्टर है जैसे स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, मेटल सेक्टर, ये सारे सेक्टर भी ग्रोथ करेंगे तो यहाँ भी रोज़गार का अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। एक बार हम एग्रीकल्चर सेक्टर को देखते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। 2.37 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा एमएसपी के रूप में 1.67 करोड़ फार्मर्स को, यानी कि 1.67 करोड़ किसान को 2.37 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी डायरेक्ट उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ड्रोन सिस्टम पे भी सरकार काफ़ी काम कर रही है। ड्रोन से फर्टिलाइज़र, चूँकि किसान को काफ़ी तरह की बीमारियां होती है तो फर्टिलाइज़र के लिए ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, इस पे भी सरकार बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। फर्टिलाइज़र का बजट भी सरकार ने काफ़ी बढ़ाया है। जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 80,000 करोड़ का लगभग बजट था, लेकिन एक्चुअल में वो खर्च हुआ 1,40,122 करोड़, बजट से अधिक हुआ था। और इस साल जो 80,000 करोड़ का बजट पिछले साल था वो बढ़ा के 1,05,222 करोड़ का बजट कर दिया गया है। अब देखना होगा कि कितना खर्चा होगा। ये था ओवरऑल बजट। कह सकते हैं कि ये बजट सरकार ने बोल्डली रखा है, क्योंकि चुनाव से इन्फ्लुएंस ये बजट नहीं दिखा है। तो सरकार की इस पे तारीफ की जानी चाहिए। जहां सरकार ने अच्छा नहीं किया बजट में, जैसे कि सैलरीड क्लास लोगों के लिए टैक्स स्लैब की बात हो गई या फिर महंगाई पे बात हो गई, यहाँ पे कोई राहत नहीं मिली है, तो इस पे हमने चर्चा किया, सरकार को कुछ सुझाव भी दिए कहाँ बेहतर हो सकता था। हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बजट को समझने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये बजट समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।